नमस्कार, लाख टकी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टकी की बात में आज सबसे पहले बात होगी अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर का ध्वजारोहण है, जिस पर सियासी रण शुरू हो गया है। एसपी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं और उसके बाद आपको बताएंगे राम भद्राचार्य ने कहा कि अयोध्या सज गई, अब काशी मथुरा की बाकी है। इस पर मौलाना बरेलवी ने चेतावनी दी है कि अब मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही जानेंगे लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में मोहन भागवत और सीएम योगी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धर्म की उपासना विधि सनातन का मात्र एक हिस्सा है, धर्म हमारे यहाँ पर जीवन जीने की कला है। और फिर आपको बताएंगे एसआईआर पर अखिलेश और एसपी नेताओं के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी करारा जवाब दिया है। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर सारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सियासत तेज होती जा रही है। एसपी नेताओं ने एक बार फिर से ध्वजारोहण के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज का कहना है कि अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा बाकी है। वहीं मौलाना ने चेतावनी दी है कि ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद का फैसला अयोध्या जैसा आया तो देश हित में नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के भव्य और दिव्य ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम योगी ने लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम इतिहास के पन्नों पर फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन से अयोध्या धाम में काम हो रहा है। अयोध्या में हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। जय श्री राम। राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण से पहले साधु संतों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म ध्वजा के महत्व को समझाया। हमारे सनातन में धर्म ध्वजा का अलग महत्व है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े पल हैं, गौरव के पल हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश का भी गौरव है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, वो ध्वजारोहण करेंगे, वो भी अयोध्या में आके। राम मंदिर ध्वजारोहण पर एसपी नेताओं ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि पीएम और सीएम किस हक से राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम का अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनवाइटेशन है, निमंत्रण पत्र है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज का कहना है कि सनातन को लेकर हम लोग अल्फाबेट के रूप में काम करेंगे। अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा बाकी है। वहीं मौलाना ने चेतावनी दी है कि ज्ञानव्यापी और शाही ईदगाह मस्जिद का फैसला अयोध्या जैसा आया तो देश हित में नहीं होगा। अल्फाबेट के क्रम से काम करेंगे। अ हो गया, अब क होगा काशी, फिर मथुरा। मुसलमानों ने अपने सीने पर पत्थर रखकर बाबरी मस्जिद का फैसला सुन लिया, मगर अब किसी दूसरी मस्जिद का फैसला सुनने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है।
अयोध्या के राम मंदिर में जहां ध्वजारोहण का तय समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पारा भी हाई होते जा रहा है। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राम मंदिर में धर्म ध्वजा समारोह पर इटावा से एसपी सांसद ने पीएम के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा दिखावा करते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति, सभ्यता और राम के आदर्शों को जीवंत किया है। वहीं एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक फायदा ले रही है। होगा आरएसएस का ध्वजारोहण है कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वजारोहण है या वो अपना भगवाधारी ध्वजारोहण है, अब ये तो पता चलेगा 25 तारीख को, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रण पूरा किया, मंदिर निर्माण पूरा किया, अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। ये सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। 90 के दशक में ये प्रण लिया था, जब वो आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ की संचालन करते आए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनेगा तभी हम राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर बना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पित किया, अब ध्वजा को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। यह अद्भुत नजारा पूरी दुनिया सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष देखने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक विषय को राजनीति में प्रयोग करना चाहती है, उसके आधार पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो ऐसे कार्यक्रम वो लोग करते रहते हैं, करते रहेंगे। राम भक्तों की भक्ति अपनी जगह है, वो अपनी भक्ति करते रहेंगे। और जब भाजपा एक सीमा से ज़्यादा गलत करेगी तो जैसे अयोध्या में जनता ने हरा दिया था भाजपा को, ऐसा परिणाम भी उनको मिलता रहेगा। प्रभु राम का धाम ध्वजारोहण के लिए तैयार है। वो क्षण अब निकट आ चुका है। मंगलवार के दिन मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर प्रधानमंत्री मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। मंदिर में लगाया गया ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बटन दबाने के लिए लगभग 10 सेकंड के भीतर ध्वज को शिखर पर लहराने की क्षमता रखता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की परंपरा सनातन संस्कृति में पवित्र मानी जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार का दिन राम मंदिर के लिए एक और ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि इस दिन मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी, जिसका करोड़ों भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फुट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। मंदिर में लगाया गया ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बटन दबाने के करीब 10 सेकंड के भीतर ध्वज को शिखर पर लहराने की क्षमता रखता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की परंपरा सनातन संस्कृति में पवित्र मानी जाती है। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहले से ही लोग अयोध्या में यहाँ उत्साहित हैं, जो लगातार दर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, यानी कि राम नगरी अयोध्या पूरी तरीके से राममय नजर आ रही है। गेट नंबर 11 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ फूलों की सजावट दिख रही है। प्रवेश द्वार है उनको तो सजाया गया है, इसके साथ ही राम मंदिर के गेट द्वार प्रवेश द्वारों को भी सजाया जा रहा है, जिसमें मुख्य द्वार जो सुगरू किला के सामने से है उसको सजाया गया है। वहाँ से लगभग 3000 मेहमान प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जो भी विशिष्ट और अति विशिष्ट कलाकार यानी कि फिल्म जगत और क्रिकेट जगत की जानी मानी हस्तियां होंगी, वो इस द्वार से यानी गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे। और इस पूरे द्वार को फूलों से सजाया गया है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो कार्यक्रम है उसको बहुत भव्य रूप दिया जा रहा है। रामनगरी के सभी प्रमुख द्वारों तक रंग रोगन और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। शहर के प्रमुख द्वार, मठ और मंदिर सभी को सजाया जा रहा है। 25 नवंबर की सुबह पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। संत समाज उनका स्वागत फूल मालाओं से करेगा। राम मंदिर में अब ध्वजारोहण की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अब भक्तों का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवत गीता आपको जीवन का उद्देश्य देती है, लड़ना है तो सिर्फ धर्म के लिए लड़ना है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है। धर्म की उपासना विधि सनातन का एकमात्र हिस्सा है। धर्म हमारे यहाँ पर जीवन जीने की कला है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। सीएम योगी ने दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का शुभारंभ किया। आरएसएस को लेकर सीएम योगी ने कहा कि आरएसएस निष्काम कर्म की प्रेरणा स्रोत है। देश दुनिया के लोग आरएसएस और उसकी फंडिंग के बारे में पूछते हैं। आरएसएस किसी देश की फंडिंग से नहीं, समाज के सहयोग से चलता है। आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवत गीता आपको जीवन का उद्देश्य देती है। लड़ना है तो सिर्फ धर्म के लिए लड़ना है। सभी को साथ रखकर सभी की उन्नति का धर्म पालन करना चाहिए। लड़ना है दुश्मनी करके नहीं, खुन्नस से नहीं, द्वेष से नहीं, तो धर्म के लिए लड़ना है, मेरे लिए नहीं लड़ना है। मेरे लाभ हानि का विचार नहीं है, धर्म रक्षा का विचार है। और जैसे बताया गया, वो धर्म है समाज की धारणा करने वाला धर्म, सबको साथ रखकर सबको उन्नत करते हुए सबको जिलाने वाला वो धर्म। सीएम योगी ने कहा कि भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है। धर्म की उपासना विधि एकमात्र हिस्सा है। धर्म हमारे यहाँ जीवन जीने की कला है। मुख्य रूप से धर्म हमारे यहाँ जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है। दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी ने कहा कि भारत ने विश्व को संदेश दिया, श्रेष्ठता का डंका कभी नहीं पीटा। भारत की धरती को धर्म क्षेत्र माना, युद्ध भूमि को भी धर्म क्षेत्र माना। धर्म जीवन जीने की सीख है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव ने नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग एसआईआर को लेकर सीरियस नहीं, उनका टिकट कटेगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद अखिलेश यादव अब यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। एसपी ऑफिस में बैठक के दौरान अखिलेश ने एसआईआर को लेकर साफ कहा कि जो नेता एसआईआर की प्रक्रिया में सीरियस होकर शामिल नहीं होगा, उसका टिकट कटा हुआ ही माना जाएगा। ये टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती।
वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार कर कहा कि विपक्ष का लगाव घुसपैठियों के साथ है। एसआईआर से अगर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर एसआईआर में एक पारदर्शी सूची बनाकर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दर्द तो उनको होना चाहिए जो बांग्लादेशी घुसपैठी भाग के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं या म्यांमार भाग रहे हैं, लेकिन दर्द विपक्ष को हो रहा है, ये ताजुब है। एसपी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग भी की है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखा गया है। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा के 1100 मतदाता लापता होने समेत वोटर लिस्ट से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। इस प्रयास को सफल नहीं होने देगी और चुनाव आयोग को जो एसआईआर की समय सीमा है उसको निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अधिकारों को वंचित करके कोई किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस मांग को दोहराया है कि समय जो एसआईआर का है उसको आगे बढ़ाया। एसपी बिल्कुल नहीं चाहती कि एसआईआर में ऐसे वोट कटें जो उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हों। अखिलेश यादव का इस तरह का सख्त रुख साफ तौर से इस तरह की कोशिश है कि पार्टी में नए जोश को बढ़ाया जाए। एक्टिव न रहने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दिया है। समाजवादी पार्टी में एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा अहम और खास हो गया है कि अगर कोई पदाधिकारी इस एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेता हुआ नहीं दिखाई देगा तो मानो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर एसपी कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह के आरोपों की वजह से लगातार डूब रही है। एसआईआर पर अखिलेश यादव का कहना है कि एसपी की जीती सीटों पर वोट काटने की तैयारी चल रही है। यूपी और पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा में वोट काटे जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि जब से बिहार का रिजल्ट आया है तब से अखिलेश यादव परेशान है। कांग्रेस इसीलिए गर्त में जा रही है और जो ये कभी कहते थे कि हम परमाणु बम फोड़ेंगे, कभी कहते थे इलेक्ट्रॉनिक बम फोड़ेंगे। भाई किसी का नाम अगर 3 जगह है, 2 जगह है, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब व्यवस्था हो रही है और ये बात जनता समझ रही है, नहीं समझ रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस का यही हाल रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ करेंगे। अभी जीत का चौका लगा है लोकसभा चुनाव के बाद। अभी पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा जंगल राज है, जैसे यूपी में था, जैसे बिहार में लालू यादव का जंगल राज था, वैसे ममता बनर्जी का जंगल राज पश्चिम बंगाल में है। घुसपैठिए रोज भाग रहे हैं। यहां भी पता करना, बहुत घुसपैठिए होंगे, भेष बदल के आ गए। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी सरकार का संकल्प है, डबल इंजन सरकार का संकल्प है। पाकिस्तान के सिंध पर रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जमीन की बात करें तो बॉर्डर बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।
रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।